अच्छा नहीं लगता है। कुछ ओबीसी समाज के लोग हमको मिले और कहने लगे कि पटेल जी, बहुत दुख होता है जब ऐसा सुनते हैं कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की नहीं होती है। जब ऐसा सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। तो हमने कहा दुख होने के लिए ही मैं बोलता हूं, क्योंकि आदमी दिमाग को झटका लगना चाहिए। आदमी के दिमाग को 440 वोल्ट का अगर करंट लग जाए तो आदमी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जब मैं ये बात बोलता हूं, मेरा तो कोई भी भाषण इस बात के बगैर पूरा ही नहीं होता है। तो मैं तो प्रतिदिन इस बात को बोलता हूं कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की भी गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। ये बात मैं प्रतिदिन बोलता हूं और ये बोलने के पीछे कोई दुर्भावना का मामला नहीं है। ये बोलने के पीछे का मकसद ये है कि ओबीसी के जो लोग हैं उनके दिमाग को 440 वोल्ट का झटका लगना चाहिए कि आजादी के 75 साल में जानवरों की तो गिनती हो गई मगर हमारी नहीं हुई। ये झटका लगना चाहिए और जब ये झटका लगेगा तब ही वो अपने हक अधिकार के लिए मैदान में उतरने का काम करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये बात लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। साथियों, देश की आजादी के 75 साल में केवल ओबीसी के ही हालात खराब हैं कि यहां तक ही बात रुकी हुई नहीं। आजादी के 75 साल में ओबीसी की तो गिनती तक नहीं हुई, इससे ज्यादा बुरे हालात क्या हो सकते हैं। मगर शेड्यूल कास्ट के भी हालात खराब हैं। आप लोग अखबार और टीवी में खबर देखते होंगे, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से पीट दिया जाता है। राजस्थान में तो घड़ा छूने की वजह से हत्या हो गई। रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया। ब्राह्मणों ने कहा आप देश के राष्ट्रपति हैं मगर मंदिर का राष्ट्रपति ब्राह्मण ही होता है, इधर आपकी एंट्री नहीं। तो शेड्यूल कास्ट के ऊपर भी अन्याय हो। शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची कहती है कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। मगर इसके बावजूद भी उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है। अगर आप अखबार और टीवी देखो तो महिलाओं के ऊपर प्रतिदिन अन्याय और अत्याचार हो रहा है। नौजवान बड़ी बड़ी डिग्री ले रहा है और बड़ी डिग्री लेने के बाद भी उसके पास रोजगार नहीं। और जब वो अपने रोजगार के लिए सड़कों पर उतरता है और सरकार चलाने वाले लोगों को कहता है कि हमें रोजगार दो, हमारे हाथ को काम दो, तो सरकार चलाने वाले लोग नौजवानों को रोजगार नहीं देते, लाठी मारकर रोजगार नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करते हैं। तो नौजवानों के हालात भी देश में खराब। किसानों के हालात, विदर्भ में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों को आजादी के 75 साल में अपनी फसल का मूल्य रखने का भी अधिकार नहीं मिला, अपनी फसल का मूल्य तय करने का भी अधिकार नहीं मिला। मैं जिस माइक पर बोल रहा हूं इसको जिसने बनाया उसने तय किया कि मार्केट में ये माइक कितने में बेचा जाए।
आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको जिसने बनाया उसने तय किया कि मार्केट में ये कुर्सी कितने में बेची जाए। हम जिस गाड़ी से आए हैं इसको जिसने बनाया उसने तय किया कि मार्केट में ये गाड़ी आएगी। इसका मतलब ये है कि जो आदमी जो सामान बनाता है वही तय करता है कि इसका रेट क्या होगा, इसका भाव क्या होगा, इसका मूल्य क्या होगा, वही तय करता है जो बना। अकेला किसान ऐसा है जिसका रेट खरीदने वाले तय करते हैं, बाकी हर चीज का रेट बेचने वाला तय करता है। एक अकेला किसान है जो फसल पैदा करता है, उसका रेट खरीदने वाले तय करते हैं और औने पौने दाम पर उनकी फसलों को खरीदा जाता है। अगर किसान के खेत में फसल ज्यादा हो जाए तो रेट खरीदने वाले कम कर देते हैं, तो किसान घाटे में आ जाता है। अगर फसल कम हो तो रेट थोड़ा बढ़ जाता है, मगर पैदा ही कम हुआ है तो रेट थोड़ा बढ़ने से भी किसान को फायदा नहीं होता है। तो किसान देश में परेशान है, उसके हालात खराब हैं, आत्महत्या कर रहा है। जो व्यापारी है इनके ऊपर दुनिया भर का टैक्स लगा दिया, छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर दुनिया भर का टैक्स लगा दिया, इनकी भी परेशानी बढ़ा दिया। तो सवाल यह है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट पर अन्याय अत्याचार हो रहा, उनका कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, ओबीसी का तो हक मिला ही नहीं अभी 75 साल में जो मिलना चाहिए था। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूरों के हालात खराब हैं। अभी मजदूरों के खिलाफ कानून बना दिया, 8 घंटे की नौकरी 12 घंटे की कर दिया। महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। देश में जो 90% से ज्यादा की आबादी है वो आबादी देश के अंदर परेशान की जा रही है, सताई जा रही है। जो मेहनत कश लोग हैं, जो देश के विकास में अपना योगदान देते, जिनकी मेहनत की वजह से ये देश चल रहा है, उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए इस बात को ओबीसी को तो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, मगर सभी लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि देश में जो हालात पैदा हो गए हैं, इन हालातों के खिलाफ में खड़े होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। चुप रहने से काम होने वाला नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसीलिए मैदान में उतरा है कि अब हम चुप नहीं रहे, क्योंकि लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है। और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो राजा बनता है, शासक बनता है, सरकार चलाने का काम करता है, उसकी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन जो अपनी बोली बोलना नहीं जानता, भले ही उसकी संख्या ज्यादा हो, इसके बावजूद उसके ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसका अधिकार दूसरे लोग खाने का काम करते हैं। इसलिए सबको अपनी बोली बोलते आना चाहिए। आजादी के 75 साल में ओबीसी के लोगों ने अपनी बोली नहीं बोली, कुछ लोगों ने बोली तो थोड़ा बहुत अधिकार मिला, मगर ओबीसी के ज्यादा लोगों ने आजादी के 75 साल में भागवत जी की बोली बोली, अपनी बोली नहीं बोली। तो मैं सोचता रहा कि ये ओबीसी के लोग भागवत जी की बोली क्यों बोलते हैं, अपनी बोली क्यों नहीं बोलते। तो सोचते सोचते मुझे समझ में आया, अपनी बोली बोलने के लिए अपनी बोली पता होनी चाहिए, फिर तो बोलेंगे। जैसे देश में बहुत सारे ओबीसी के लोगों को नहीं पता है कि जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी गिनती नहीं होती। बहुत सारे देश में ओबीसी के लोगों को नहीं पता है कि जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी नहीं होती। जब पता ही नहीं है तो बोलेगा कहां से? अरे पहले जानकारी होगी फिर बोलेगा, जानकारी ही नहीं तो कहां से बोलेगा। तो मुझे समझ में आया कि भागवत जी जो बताते हैं उतना ही जानकारी है तो उतना ही बोलता है। इसका मतलब ये है
कि हमें भी ओबीसी के लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारी बोली क्या है। अगर हम अपनी बोली बताएंगे तो लोकतंत्र में हमारी बोली भी चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र में गोली नहीं चलती, बोली चलती है। तो जब हम अपनी बोली बोलेंगे तो हमारे लोग भी अपनी बोली बोलेंगे। तो इसलिए हमारे लोग समझे अपने हक अधिकार के बारे में और हमारी क्या बोली हमको बोलना है जिससे हमको हमारा हक अधिकार मिले, वो समझे और वो बोलने का काम करे। इसलिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। नहीं तो ब्राह्मण की सुनते हैं, ब्राह्मण की बोलते हैं। तो इससे हमारी किसी समस्या का समाधान आजादी के 75 साल में नहीं। अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने आजादी का अमृतोत्सव मनाया, और आजादी का अमृतोत्सव मनाया। एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमें इस बात के लिए यात्रा निकालना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी गिनती नहीं होती। कितना ज्यादा दुखद विषय है। एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव और दूसरी तरफ ये यात्रा निकालना पड़ रहा है कि जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी गिनती नहीं होती है। क्या जिन 3.5% लोगों ने देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है, क्या उन 3.5% लोग देश को आजाद करवा लेते? क्या उनके बाप दादा देश को आजाद करवा लेते? अगर हमारे पुरखे पूर्वज उस लड़ाई में शामिल नहीं हुए होते तो आज जो नागपुर से बैठकर और दिल्ली में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनकी औकात नहीं थी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने। हमारे लोग शामिल हुए उस लड़ाई में, अंग्रेजों को खदेड़ने की लड़ाई में। उन्हें ये विश्वास था, उन्हें ये यकीन था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजों की वजह से हमारी गुलामी है, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन आजाद हो जाएगी। ये यकीन, ये विश्वास हमारे बुजुर्गों को था, हमारे पूर्वजों को था। इसलिए उन्होंने खुद लाठियां खाई, खुद गोली खाई, लेकिन देश को आजाद कराने का काम किया। जेल जाना कबूल किया, गोली खाना कबूल किया, लाठी खाना कबूल किया, मगर अंग्रेजों को खदेड़ कर छोड़ा। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जिन 3.5% लोगों ने देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किया, उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ में धोखेधड़ी किया, उन लोगों ने हमारे साथ में धोखेबाजी करने का काम किया। और उस धोखेबाजी का नतीजा है कि आजादी के 75 साल में हमको ये यात्रा निकालनी पड़ रही है कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर हमारी गिनती नहीं होती। साथियों, गिनती क्यों जरूरी है, इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गिनती क्यों जरूरी है, ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गिनती ना करने से किसको फायदा हो रहा है, क्यों हमारी गिनती नहीं कर रहे, इसको भी जानना समझना जरूरी। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वीरप्पा मोइली कानून मंत्री थे, पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही थी, महिला आरक्षण लागू हो गया। शरद यादव जी सांसद थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा आप महिला आरक्षण लागू करना चाहते हो, हम भी चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले, मगर महिला आरक्षण के नाम पर आप केवल अपनी ही महिलाओं को भरना चाहते हो, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हो तो महिला आरक्षण के कोटे के अंदर कोटा निर्धारित करना होगा। मतलब महिला आरक्षण जितना % आप निर्धारित कर रहे हो
उसके अंदर में शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का कितना परसेंटेज होगा, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं का कितना परसेंटेज होगा, ओबीसी की महिलाओं का कितना परसेंटेज होगा, ये भी निर्धारित करो। केवल महिला के नाम पर आरक्षण मत निर्धारित करो, उसमें कैटेगराइजेशन करो कि महिला में शेड्यूल कास्ट की महिला को इतना परसेंट रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब की महिला को इतना परसेंट रिजर्वेशन, ओबीसी की महिला को इतना परसेंट रिजर्वेशन, तब न्याय होगा। जब शरद यादव ने ये बात उठाई तो वीरप्पा मोइली जो कानून मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा अरे तुम्हारी तो गिनती ही नहीं है, ओबीसी की तो गिनती ही नहीं है, तुमको कहां से दे दो, ओबीसी की गिनती नहीं है तो तुमको कहां से दे दो। ओबीसी को आज तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि सरकार कहती डाटा नहीं, कोर्ट भी कहता डाटा नहीं। जब हम अपने अधिकार के लिए मांग करते हैं तो क्यों नहीं मिलता? सरकार कहती डाटा नहीं है तुम्हारा, कैसे दे दे? अभी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव रुके हुए हैं ना, उत्तर प्रदेश में भी रुके हुए हैं और कई राज्यों में रुके हुए हैं। क्यों? डाटा नहीं, डाटा नहीं है, इसके लिए कोर्ट हमारा चुनाव रोकता है, कोर्ट हमारे अधिकार रोकता है, मगर वही कोर्ट ये आदेश नहीं देता केंद्र सरकार को कि कास्ट सेंसस करो और इनका डाटा कलेक्ट करो। ये नहीं कर। हम कोर्ट जाते तो कहता डाटा नहीं है, हम कहते आर्डर दे दो सरकार को कास्ट सेंसस कर ले, तो कहता हम आर्डर कैसे दे सकते। सरकार कहती डाटा नहीं है, हम कहते हैं कि आप डाटा कलेक्ट कर लो, कास्ट सेंसस कर लो, तो सरकार कहती हम कास्ट सेंसस कैसे कर ले। तो सवाल यह है, आप जनगणना करोगे नहीं और अधिकार के समय कहोगे डाटा नहीं है, ये तो अब नहीं चलेगा। बहुत दिन से चल रहा, अब नहीं चलेगा। इतना दिन से निकाय चुनाव रुका हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते लगाते थक नहीं रहे हैं, बहुत जोर जोर से नारा लगा रहे हैं विकास 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 विकास। तो ये चुनाव ना होने से विकास हो जाएगा या चुनाव होने से विकास होगा? चुनाव होगा तो विकास होगा। अरे चुनाव ही रुका हुआ है तो विकास कैसे होगा? हमें समझने की जरूरत है। देश में ओबीसी के हक के साथ हकमारी हो रही है, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। इस बात को ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। ओबीसी के लोगों को कभी शेड्यूल कास्ट से लड़ाया जाता है, कभी शेड्यूल ट्राइब से लड़ाया जाता है, कभी मुसलमान से लड़ाया जाता है, कभी क्रिश्चियन से लड़ाया जाता है। वो लड़ाने वाले हैं, हम लड़ने वाले हैं। फायदा किसका हो रहा है? अगर हम और शेड्यूल कास्ट लड़ रहे हैं, या तो शेड्यूल कास्ट का फायदा होना चाहिए था या तो हमारा होना चाहिए था। अगर हम और शेड्यूल ट्राइब लड़ रहे हैं, या तो शेड्यूल ट्राइब का फायदा होना चाहिए था या तो हमारा फायदा होना चाहिए था। अगर हम और मुसलमान लड़ रहे हैं तो या तो हमारा फायदा होना चाहिए था या तो मुसलमान का फायदा होना चाहिए था। लड़ रहे हैं मगर न हमारा फायदा हो रहा है और न जिससे लड़ रहे हैं उसका फायदा है। हम शेड्यूल कास्ट से लड़े, शेड्यूल कास्ट का फायदा नहीं, हमारा फायदा नहीं हुआ। हम शेड्यूल ट्राइब से लड़े, शेड्यूल ट्राइब का फायदा नहीं हुआ, हमारा फायदा नहीं हुआ। हम मुसलमान से लड़े, मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से खराब हो गई और हमारी गिनती तक नहीं हुई, ना हमारा फायदा हुआ ना मुसलमान का फायदा हुआ। अरे भाई कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? ना तुम्हारा फायदा हो रहा है, ना जिससे लड़ रहे हो उसका फायदा हो रहा है। लड़ाई कौन सी लड़ रहे हो? सोचने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है कि हम लड़ रहे हैं मगर लड़ा कौन रहा है। लड़ हम रहे हैं मगर लड़ा कौन रहा है, ये समझने की जरूरत है। फायदा उसका हो रहा है जो लड़ा रहा है। जो लड़ा रहे हैं उनका कब्जा विधायिका पर हो गया। जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है और जब बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है।
दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। एक ब्राह्मण की पार्टी सत्ता में रहती है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी विपक्ष में रहती है। और जो हमारे एमपी एमएलए चुन के जाते हैं उनको पोजीशन दी गई है, पावर नहीं दी गई। जो आमदार जाते हैं उनको पोजीशन दी गई है, पावर नहीं दी गई। वो आमदार बनने में ही खुश है, खासदार बनने में ही खुश है। उन्हें समाज के अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। मगर उनको समाज के अधिकार से लेना देना नहीं है तो केवल वही गुनाहगार नहीं है, उनको चुनने वाले हम लोग भी गुनाहगार हैं कि हम ऐसे लोगों को चुनकर भेज रहे हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को चुनकर भेजने का काम हम कर रहे हैं। क्या हम पूछते हैं उनसे, खासदार साहब आप वोट मांगने तो आए हो, हम देने के लिए भी तैयार हैं, क्या आप हमको लिख कर देने के लिए तैयार हो कि जब आप जीत कर जाओगे जाति आधारित जनगणना की लड़ाई लड़ोगे? क्या हम पूछते हैं? क्या हम पूछते हैं खासदार साहब जब आप जीत कर जाओगे तो हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ोगे? क्या हम पूछते हैं? हम नहीं पूछते हैं। हम वोट कैसे देते हैं? अरे चलो, खासदार साहब अपनी जाति के हैं तो वोट तो बनता ही बनता है। जाति के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते, क्षेत्र के नाम पर वोट देते। खासदार साहब को जब तक आपका वोट चाहिए तब तक आपकी जाति के हैं। आमदार साहब को जब तक आपका वोट चाहिए तब तक आपकी जाति के हैं। और जब चुनाव जीत कर चले गए तब आपकी जाति के नहीं है, तब वो कांग्रेस के हैं, तब वो बीजेपी के हैं, तब वो एमसीपी के हैं, तब आपकी जाति के नहीं है। जब तक वोट लेना है तब तक आपकी जाति के हैं, वहां जीत कर जाने के बाद आपकी जाति के नहीं है। इसलिए अगर जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर प्रतिनिधि चुनोगे तो जैसे 75 साल में हुआ वैसे आगे भी होता रहेगा। अपने हक अधिकार के लिए प्रतिनिधि चुनना पड़े, जो हमारे हक की बात करे, हमारे अधिकार की बात करे, हमारे हक की लड़ाई लड़े। ऐसे प्रतिनिधि को चुनना होगा, एग्रीमेंट करना होगा। आपको वोट दूंगा मगर आप क्या ये करोगे? करोगे, लिख के देते हो तो वोट देता, नहीं देते हो नहीं देता। ये कहना पड़ेगा। पानी सर के ऊपर बह रहा है, पानी सर के ऊपर बह रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर बह रहा है। जो हमको लड़ा रहे थे वो विधायिका पर कब्जा किया, जो हमको लड़ा रहे थे वो 79.2% भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है, क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर कब्जा किया। जो हमको लड़ा रहे थे वो न्यायपालिका पर कब्जा किए हुए। क्या है आपके पास कोई आंकड़ा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, बैकवर्ड के कितने हैं, शेड्यूल कास्ट के कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब के कितने हैं, माइनॉरिटीज के कितने हैं? है कोई आंकड़ा? बाबू बनने के लिए तो परीक्षा देना पड़ता है, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए परीक्षा नहीं है। जज ही बैठते हैं, जज ही फैसला कर लेते हैं। जोशी जी भागवत जी को फोन करते हैं, भागवत जी एक हमारा भांजा है, थोड़ा देख लेना। तो भागवत जी जोशी जी के भांजे को देख लेते हैं और फिर जोशी जी का जज बनाने का नंबर आता है। तो भागवत जी जोशी जी को फोन करते हैं, याद है आपके भांजे को देख लिया था, हमारा भी एक भतीजा है, थोड़ा आप भी देख लेना। तो भागवत जी ने जोशी जी के भांजे को जज बना दिया और जोशी जी ने भागवत जी के भतीजे को जज बना दिया। तो खानदानी जज है, 30-35% खानदानी जज है। मैं नहीं कह रहा हूं, करिया मुंडा समिति की रिपोर्ट है, उठाकर पढ़ लो। कई जजों ने इस पर सवाल उठाए। आप तो लड़ रहे हो, आपको लड़ा रहे हैं, आप लड़ रहे हो।
कभी शेड्यूल कास्ट से लड़ रहे हो, कभी शेड्यूल ट्राइब से लड़ रहे हो, कभी माइनॉरिटी से लड़ रहे हो, और जिन्होंने सब पर कब्जा किया उनसे लड़ ही नहीं रहे। जिनसे मिलने से कुछ मिलेगा, जिनसे लड़ने से, उनसे नहीं लड़ रहे। मान लो ये मोबाइल मेरे पास में है, ये तुम्हारी मोबाइल है, मैंने ले लिया। मुझे पता है कि आपकी मोबाइल मैंने लिया है, तो मैं तो कभी नहीं सोचूंगा कि आप हमसे लड़ो, क्योंकि आप हमसे ज्यादा ताकतवर हो। हमारी संख्या 3.5% है, आपकी संख्या 52% है। तो हम तो समझते हैं जिस दिन आप हमसे भिड़ गए तो भिड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही हमारा मामला समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आपकी मोबाइल तो ओहोल के पास में, ओहोल जी लिए है, आप लड़ते हो ओहोल जी से, उनके पास है नहीं तो मिलेगी कहां से आपको? अरे है हमारे पास, लड़ोगे ओहोल जी से तो मिलेगी। विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। और हम किससे लड़ रहे हैं? मुसलमानों से, जिनको सच्चर कमीशन ने क्या कहा, इनकी स्थिति अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है, उनसे हम लड़ रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? लड़ते रहो, बड़ी से बड़ी संख्या का 0 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? कितना होगा? 0 होगा ना। अरे जिसके पास कुछ नहीं है उससे लड़ोगे, तुम कितना हो जाओगे? 0 हो जाओगे। तो अगले को भी 0 करने का, तुमको भी 0 करने का, यही तो कार्यक्रम, यही तो खेला चल रहा है। ये खेला चल रहा है, इस खेला को समझना पड़ेगा। वो हमारे गली मोहल्ले में आते हैं और क्या कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहा है, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हम भी सोचते हैं यार देश पर कब्जा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इकट्ठा हो जाओ, किसके पीछे? जोशी जी के पीछे इकट्ठा हो जाओ, भागवत जी के पीछे इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर वोट दे दिया, वोट दे दिया, भागवत जी की सरकार बन गई। अब सरकार बन गई, फिर पाटिल साहब गए, कहा भागवत जी अरे हमारी गिनती तो कर लो भाई, बड़ी बेइज्जती हो रही है। एक कोई पटेल नेता है वो बोलता रहता है जानवरों की होती है, हिजड़ों की होती है, मगर ओबीसी की नहीं होती, बड़ी बेइज्जती हो रही। भागवत जी थोड़ा गिनती तो कर लो हमारी। भागवत जी ने कहा ये गिनती करने के लिए तुम हिंदू थोड़े ही हो, गिनती करने के लिए हिंदू नहीं हो, अरे हमको वोट देने के लिए हिंदू हो, क्योंकि हमारी संख्या 3.5% है। जब तुम हिंदू बनते हो, हमको वोट देते हो, तभी हम चुनाव जीतते हैं। अगर तुम हिंदू बनकर हमको वोट ना दो, हम कभी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो हम तो तुम्हारा वोट लेने के लिए तुमको हिंदू बनाते हैं। ओबीसी के लोग जब वोट देना होता है तो पहले नंबर के हिंदू होते हैं, चंदा देना होता है तब भी बहुत बड़े वाले हिंदू होते हैं, इनसे ज्यादा चंदा कोई नहीं देता है, सबसे ज्यादा चंदा देता है। और अगर मुसलमान से लड़ने का नंबर आ जाए तब वीआईपी दर्जे वाले हिंदू होते हैं। मुसलमान से लड़ने के लिए सबसे पहले नंबर वाले हिंदू होते हैं, तब तो भागवत जी 3 किलोमीटर पीछे रहते। पता नहीं क्या होगा लड़ाई में, तो भागवत जी सोचते सुरक्षित रहो यार, पहले से 3.5% है, लड़ने भिड़ने से और कम हो जाएंगे, तो 3 किलोमीटर दूर रहो, या 52% वालों को आगे रखो, यही लड़ेंगे। ये लड़ेंगे तो फायदा तो अपना ही करेंगे। तो हमको लड़ा रहे हैं और फायदा उठाने का काम कर रहे हैं, तो हमें सतर्क होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है किस बात के लिए लड़ना है और किस बात के लिए नहीं लड़ना। आजादी के 75 साल हम लोग आपस में लड़ते रहे। आजादी के 75 साल में एक भी बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं हुआ, अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए। हमारी संख्या 52% है,
75 साल में एक भी बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुआ 5 साल के लिए? देवगौड़ा कुछ समय के लिए हुए थे, जनगणना का फैसला किया, सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए हुए थे, सरकार गिरा दी गई। इसके अलावा कोई ओबीसी का प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में 5 साल के लिए नहीं बना। शेड्यूल कास्ट का कोई नहीं बना 75 साल में, शेड्यूल ट्राइब का कोई नहीं बना 75 साल में। जिन मुसलमानों का हमको कहते हैं कब्जा हो जाएगा देश पर, अरे उनका भी नहीं बना 75 साल में। मैं मध्य प्रदेश में यात्रा पर था तो कुछ बजरंग दल के लोग हमको मिलने के लिए आ गए। बोला, पटेल जी आप कहते हो कि मुसलमानों से खतरा नहीं है, कैसे नहीं है, थोड़ा समझाओ। तो हमने उनको पूछा, 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बना? अगर इतना पता होता तो बजरंग दल में होते। जब हमने उनको पूछा ऐसा तो उनके पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि अगर इतना जानकारी होती तो बजरंग दल में थोड़े ही होते। तो हमारी तरफ देखने लगे तो हमें समझ में आ गया कि इनको पता ही नहीं कि आजादी के 75 साल में कौन प्रधानमंत्री बना कौन नहीं बना। हमने कहा गूगल पे सर्च कर लो। आजकल गूगल बाबा जो है सबसे ज्यादा ज्ञानी बाबा है, वो सभी बात बता देते हैं। तो गूगल बाबा से सर्च कर लो। तो गूगल बाबा से सर्च किया तो कहा एक भी नहीं बना। तो हमने कहा चलो उनका नहीं बना तो तुम्हारा बना क्या? तो कहा पता नहीं। हमने कहा तुम्हारा भी नहीं बना, शेड्यूल कास्ट भी नहीं बना, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं बना, ओबीसी भी नहीं बना, माइनॉरिटी भी नहीं बना। मतलब देश में जो 85 से 90% है उनका कोई प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में 5 साल के लिए नहीं बना। कितनी हैरान करने वाली बात है। 90% लोगों का नहीं बन रहा, 3.5% लोग बन रहे और बना रहे। मोदी जी 8 साल से हैं, अपने को ओबीसी कहते हैं। पहले नहीं थे, फिर लिस्ट में नाम डाल लिया, ओबीसी में आ गए। हमने मान लिया, चलो हो गए तो मान लिया है। वो कहते रहे 2014 में हम पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए हमारा अपमान होता है, हम ओबीसी हैं इसलिए हमारा अपमान होता है। हमारे लोगों ने मान लिया भाई ओबीसी है तो अपमान होता होगा। कहा प्रधानमंत्री बना देते हैं, अपमान का बदला ले लेंगे। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया ओबीसी के लोगों ने कि तुम्हारा अपमान होता है तो बदला ले लो, ओबीसी को अधिकार दे दो। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2015 में यूपीएससी परीक्षा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा 314 ओबीसी के बच्चों ने पास किया। उनकी नियुक्ति को रोक। ओबीसी के लोगों ने मोदी जी को कहा अरे तुम्हारा अपमान होता है, तुमको प्रधानमंत्री बनाते हैं, अपमान का बदला ले लो। और मोदी जी ने क्या बदला लिया कि ओबीसी के बच्चों की ही नियुक्ति रोक दिया। 314 बच्चों में ओबीसी की गिनती नहीं किया, ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया बच्चों की, बजट में ओबीसी के लिए कुछ नहीं दिया। तो बड़ी चिंता होने लगी। ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के विरोध में फैसले कर रहा है। अरे महामूर्ख आदमी को अगर कुल्हाड़ी पकड़ा दो, वो भी अपनी कुल्हाड़ी से अपना पैर नहीं काटता है। ये ओबीसी का होके ओबीसी के विरोध में फैसले कैसे हो रहे हैं? पता किया गया क्यों ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि आरएसएस वालों ने मोदी जी को कहा है आपको जितना भाषण करना है करो, आरती उतारना है तो गंगा में जाके आरती उतारो। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जितना देर तक आरती करना है करो। एक पैर पर खड़े रहकर करना है तो भी करो, 2 पैर पर खड़े होकर करना है तो भी करो। और इससे भी अगर आपके मन को संतुष्टि नहीं हो रही है तो रेडियो पर मन की बात करो, मगर ओबीसी की बात मत करो। आरती करो, भाषण करो, मन की बात करो,
मगर ओबीसी की बात मत करना। 8 साल में सुना आपने? ओबीसी की बात करते हुए मोदी जी को सुना आप लोगों ने? नहीं सुना होगा, क्योंकि उनको कहा गया है कि सब कुछ करना मगर ओबीसी की बात मत करना। महाराष्ट्र सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई थी, इस बात को लेकर गई थी कि ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए हमें डाटा चाहिए। वो डाटा या तो आप 2011 के जो सर्वे हुए थे उसके आंकड़े पब्लिश कर दो, और या तो 2021 की जनगणना में ओबीसी की जनगणना कर लो। जब ये बात लेकर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया, ना तो हम 2011 के आंकड़े दे सकते हैं और ना ही जाति आधारित जनगणना कर सकते हैं। इसके लिए ओबीसी के लोगों ने वोट दिया था, ये करने के लिए वोट दिया था, ये करने के लिए तो वोट नहीं दिया। वोट लेना था तब हम पिछड़े वर्ग के, हमारा अपमान होता है, और अब आरएसएस के कहने पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है, क्योंकि मुख हमारा आपको दिख रहा है, लेकिन अगर हम मुखौटा लगा दें तो मुख छुप जाएगा और मुखौटा दिखेगा। आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ओबीसी के वोट देंगे लोग, नहीं देंगे पता नहीं, तो ओबीसी का चेहरा दिखाना होगा और काम पीछे से ब्राह्मण करें। जब ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया तो भागवत जी ने, मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि हम सरकार के डे टू डे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। तो संसद में जाकर क्या कपड़े सिल ले? और नेहरू जब बाबा साहब आर्टिकल 340 लड़ाई झगड़ा करके संविधान में ओबीसी के लिए लिखा, तो नेहरू उस पर अमल नहीं कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया कानून मंत्री पद से। आज ओबीसी के बहुत सारे आमदार भी हैं, खासदार भी हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी कहते हैं। अरे इस्तीफा देने की तो छोड़ो, बोलते तक नहीं। इस्तीफा देना तो बहुत बड़ी बात है, बोलते तक नहीं। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया तो नेहरू ने डर की वजह से कालेलकर कमीशन बिठाया, मगर उसकी रिपोर्ट लागू नहीं किया, ना नेहरू ने लागू किया, ना इंदिरा ने लागू किया। और जब मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया तो राजीव गांधी ने 1.5 घंटे का भाषण पार्लियामेंट में पानी पी पी करके मंडल कमीशन के विरोध में देने का काम किया। तो हमें समझने की जरूरत है। और जब 2011 में भारत मुक्ति मोर्चा ने जाति जनगणना का मुद्दा खड़ा किया, पिछड़े वर्ग के नेताओं ने जाति जनगणना का मुद्दा संसद में उठाया, संसद बंद हो गई, तो प्रणब मुखर्जी ने जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मगर सारे फैसले प्रणब मुखर्जी लेते थे। फिर संघ परिवार कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर प्लान बनाया कि ओबीसी की जनगणना रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका समर्थन करते हैं तो खतरा है, विरोध करते तो भी खतरा है। अगर समर्थन करते हैं तो ओबीसी को हक अधिकार मिल जाएगा, और अगर विरोध करते हैं तो ओबीसी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए ना समर्थन करना ना विरोध करना है, इस मुद्दे को डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्ट करने के लिए क्या किया, आपके महाराष्ट्र से अन्ना हजारे को उठाया, और हरियाणा से बाबा रामदेव को उठाया, और दिल्ली के रामलीला मैदान में बिठा दिया। अन्ना हजारे के बारे में ऐसा प्रचार किया टीवी वालों ने कि राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर पैदा हो गए। उसकी जान चली जाएगी, मगर भ्रष्टाचार अब नहीं होने देंगे। जन लोकपाल आके रहेगा। हंगामा हुआ पूरे देश भर में, जाति जनगणना का मामला दब गया। मैं तो उसी समय बोल रहा था
कि जिस दिन ये जाति जनगणना का मामला दब जाएगा, अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएंगे। अभी दिख रहे हैं, किसान आंदोलन के समय किसान ढूंढ रहे थे किधर गए अन्ना हजारे, तो मिल ही नहीं रहे थे ढूंढने से। तो ओबीसी के गिनती से किसको खतरा है? जो ओबीसी का हिस्सा खा रहा है उसको ही खतरा है, किसी दूसरे को खतरा नहीं है। शेड्यूल कास्ट को खतरा नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को खतरा नहीं है, माइनॉरिटी को खतरा नहीं है, क्योंकि ये ओबीसी का हिस्सा नहीं खा रहे। ओबीसी का हिस्सा जो खा रहा है उसे खतरा है कि अगर गिनती हो जाएगी तो हिस्सा ओबीसी को मिल जाएगा, ये खतरा है। तो इसलिए वो ओबीसी की गिनती को रोकना चाहते हैं और हमें हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन लेते रहते हैं। तो इस साजिश को समझने की जरूरत है और जाति आधारित जनगणना की लड़ाई मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ लंबे समय से जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, 52% ओबीसी को 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 27% आरक्षण लागू किया गया और उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब है हम लोगों की गांव देहात की भाषा में कि जिसके पास दांत है उसको चने नहीं मिले और जिसके पास दांत नहीं है उसको चने दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता है, दांत नहीं है तो चने कैसे खाएगा? दांत वाला ही चने खाएगा। इसका दूसरा मतलब ये है जिस ओबीसी की इतनी क्षमता है कि वो महंगी एजुकेशन के दौर में अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन दिला सकता है, वो क्रीमी लेयर में आ गया। वो क्रीमी लेयर में आ गया तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो अपने बच्चे को दिला ही नहीं सकता है क्योंकि पैसे नहीं है, उसको कहा तुम्हें मिलेगा। पढ़ेगा नहीं तो आरक्षण कहां से मिलेगा? पढ़ेगा नहीं क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास। अभी हमारी पहले वाली सभा में किसान आए, हमने कहा बहुत विकास हो गया देश का। हमने उनको पूछा किसान अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है क्या? आज की तारीख में पढ़ाई पढ़ा सकता? बोला नहीं पढ़ा सकता। क्यों? कहा बहुत महंगी पढ़ाई हो गई। हमने कहा मजदूर? कहा वो भी नहीं पढ़ा सकता। हमने कहा इतना देश का विकास हो रहा है। पहले किसान भी अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेता था, मजदूर भी अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेता था। आज किसान मजदूर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बनाने की हैसियत में नहीं है। इतना विकास हो गया 75 साल में देश का। तो जो पढ़ा सकता है उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर, और जो नहीं पढ़ा सकता है उसे ऐसे ही नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया। इतनी बड़ी साजिश ओबीसी के लोगों के साथ हुई, लेकिन इस साजिश को ओबीसी के लोग ना समझे। 16 नवंबर 1992 को मंडल का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और ओबीसी के लोगों को कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मैं तो वहीं से आया हूं, मैं वहीं से आया हूं। वहां वाले नहीं गए, यहां वाले ज्यादा गए। कल मुझे एक आदमी मिले, उधर चले गए, इधर उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। वो धोखाधड़ी आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन तब से जो जागृत ओबीसी के लोग हैं वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें हमारी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट को पहले से ही 15% है, शेड्यूल ट्राइब को पहले से ही 7.5% है। इसलिए जितना बच रहा है उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। मतलब हमको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से लड़ाया गया अभी तक कि उनकी वजह से तुम्हें नहीं मिल रहा 52%। लेकिन अभी जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का मामला आया, किसी को पता नहीं चला 10% दे दिया। आरक्षण क्यों है संविधान में? जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उन्हें आरक्षण है संविधान में।
और जिनका 80% पहले से कब्जा है उन्हें कहा जाता है जो आपके खून का खून पैसा है पूंजीपतियों के ऊपर लुटाया जा रहा है और उनको अमीर बनाया जा रहा है और आपको गरीब बनाया जा रहा है। आपको समझने की जरूरत है। और फिर निजीकरण में रिजर्वेशन नहीं, चर्चा निजीकरण की हो रही, खत्म रिजर्वेशन हो रहा है। पहले रेलवे कितनी नौकरी देता था, टेलीफोन कितनी नौकरी देता था, आज है। एजुकेशन में तो स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जो देश की परिस्थिति है, अगर आप देश में खड़े होगे तो ये अडानी बोलेगा हमारी जमीन में खड़े हो, दूर जाकर खड़े होगे तो अंबानी बोलेगा हमारी जमीन में खड़े हो, तीसरी जगह जाकर खड़े होगे तो कोई अमेरिका की कंपनी बोलेगी हमारी जमीन में खड़े हो, चौथी जगह जाकर खड़े होगे तो कोई जापान की कंपनी बोलेगी हमारी जमीन में खड़े, क्योंकि आपका कुछ नहीं रहेगा। देश के नाम पर देश का नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थितियां देश में निर्माण हो रही है और हमारी नौकरियां, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है। निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए और जो निजी क्षेत्र है उसमें SC ST OBC को रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। इस मांग को लेकर के भी ये परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है। साथियों, इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, इतनी सारी दुख भरी कहानी हमने आपको बताई। इतना जो कर रहे हैं उनको डर नहीं लग रहा है? लगना चाहिए ना लोकतंत्र में कि इतना हम जनता के खिलाफ सारा काम कर रहे हैं, किसान के खिलाफ काम कर रहे हैं, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे हैं, नौजवान के खिलाफ काम कर रहे हैं, बेरोजगार के खिलाफ काम कर रहे हैं, व्यापारी के खिलाफ काम कर रहे हैं, सबके खिलाफ काम कर रहे हैं। पेंशन बंद कर दिया, बताओ कर्मचारियों, बुढ़ापे की लाठी पेंशन होती है, 60 साल तक कर्मचारी सेवा करता है, उसकी पेंशन बंद कर दिया। सबके खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर भी डर नहीं लग रहा। लगना चाहिए लोकतंत्र में। अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और कैसे जनता हमको वोट करेगी, लगना चाहिए। अगर नहीं लगा, क्यों नहीं लगा पता है? वो कहते हैं जनता क्या कर लेगी, वो क्या कहते हैं जनता क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, तो बहुत ज्यादा कर लेगी तो हमको वोट नहीं देगी, और क्या कर लेगी। तो अगर वोट नहीं दोगे तो वो कहते हैं सरकार चलाने वाले लोग कि हम EVM से वोट ले लेंगे। आप नहीं दोगे मत दो, हम ले लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता जब टीवी पर बैठते हैं और सवालों का जवाब नहीं दे पाते तब वो क्या कहते पता है? अरे चुनाव तो हम ही जीत रहे हैं, तुम कह रहे हो हम जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो कैसे खिलाफ काम कर रहे हैं? जब चुनाव हम ही जीत रहे हैं तो कैसे खिलाफ काम कर रहे हैं? मतलब जो सवाल विपक्ष के लोग उठाते हैं उसका जवाब नहीं है। फिर वो क्या तर्क देते हैं? इसको तर्क नहीं कुतर्क कहा जाना चाहिए। अरे चुनाव तो हम ही जीत रहे हैं, तुम किस मुंह से बोल रहे हो? तो चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव EVM से जीत रहे हैं। EVM का बंदोबस्त करना जरूरी है। अभी चुनाव आयोग ने नया फंडा निकाला है कि अगर आप बॉम्बे में रहते हो, आपका वोट नागपुर में है, तो आपको बॉम्बे से चलकर नागपुर आने की जरूरत नहीं है वोट डालने के लिए। बॉम्बे से ही चुनाव आयोग वोट डलवा देगा और नागपुर में आपका वोट पहुंच जाएगा। अरे तो महा घोटाला की तरफ बढ़ रहा है चुनाव आयोग, तो महा घोटाला करने का तैयारी है। विपक्ष के लोगों को विरोध करना चाहिए इसका, मगर विपक्ष के लोग डरे हुए हैं CBI से। सरकार में थे तो थोड़ा मलाई खा लिया है, तो उसी मलाई का डर है, थोड़ा अटक गई है यहाँ पर फंसी हुई है, तो इसलिए डर है। डरे हुए हैं विपक्ष के लोग लगातार। लेकिन डरने से थोड़े कोई काम होने वाला है, लड़ने से काम होने वाला है। डरने से काम होने वाला नहीं है, लड़ने से काम होना। जो डरता है उसको और डराया जाता है, जो डरता है उसको और डराया जाता है। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी।
है कि जब तुम लोग थे तब ये सारा हो रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे? क्या जवाब दो? कोई जवाब नहीं बनता। तो इसलिए साथियों ईवीएम का भी बंदोबस्त करना होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम के खिलाफ में फैसला दिया हुआ है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। वामन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लंबे समय से ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और 100% ईवीएम को पेपर ट्रेल लगवाने का काम 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके वामन मेश्राम ने किया। इसकी वजह से पेपर ट्रेल लगा, लेकिन इसके बावजूद भी घोटाला हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ईवीएम में पेपर ट्रेल तो लग गया, मगर पेपर ट्रेल में जो कागज के टुकड़े निकल रहे हैं, कागजी मतपत्र निकल रहे हैं, उनका जब काउंटिंग नहीं किया जाएगा तब तक चोरी पकड़ी नहीं जा सकती। वो केस भी वामन मेश्राम की है सुप्रीम कोर्ट में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने एक बार यात्रा किया, उनकी यात्रा में मैं भी उनके साथ, कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं ईवीएम भंडाफोर यात्रा लेकर। ये लड़ाई लड़नी चाहिए और जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनको पूरी ताकत से देने की जरूरत है, क्योंकि आज संविधान खत्म करने की साजिश चल रही है। दिल्ली में संविधान जलाया गया, संविधान खत्म करने की साजिश चल रही है, लोकतंत्र को ईवीएम के माध्यम से खत्म किया गया है। इसलिए संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, अपने हक अधिकार को बचाना होगा और इसके लिए लड़ना होगा। दुनिया में बड़े से बड़े तानाशाहों को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। दुनिया का अगर इतिहास पढ़ो तो बड़े से बड़े तानाशाहों को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। जब जनता अपने पर आती है तो बड़े से बड़े तानाशाहों को अंत होता है। करना होगा और संगठित होकर जो ये लड़ाई नवंबर 2022 को फिर हमने भारत बंद का आह्वान किया था और अभी फिर तैयारी चल रही है। आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप सभी से भी अपेक्षा है कि आप इस लड़ाई में तन मन धन से साथ देंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। इसलिए इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियो, एक मिनिटाचा वेळ घेऊ इच्छितो। आपल्या समोर जे उभा आहेत नागपूर शिक्षक विभाग मतदारसंघाचे उमेदवार आदरणीय शहारे उत्तम प्रकाश शंकर हे नागपूर शिक्षक मतदारसंघात इलेक्शन लागलेलं आहे, त्याचे हे उमेदवार आहेत आणि या उमेदवारांना बहुजन मुक्ती पार्टी असेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा असेल किंवा प्रोटॉन असेल, आरएमबीकेस असेल, या सर्वांनी यांना सहकार्य करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि यांना समर्थन आम्ही दिलेलं आहे। आपणा सर्वांना सुद्धा विनंती आहे, आपल्यामध्ये जे कोणी शिक्षक असतील तर साथियो, संविधान वाचवण्यासाठी, शिक्षकाची जुनी पेन्शन योजना वाचवण्यासाठी, शिक्षकांचे समस्या सोडवण्यासाठी खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे। आणि तुम्ही बघितलं आदरणीय विकास चौधरी पटेल आणि मी मगापासून बोलतोय, साथियो, आमचे प्रश्न खोडण्याची गल्ली गल्लीमध्ये बोळामध्ये जाऊन बोलत आहे। असंच नेतृत्व सुद्धा साधीचं 19 नंबरला नाव आहे, 19 नंबरला। आणि साथियो, भारतीय संविधानाचा उद्या प्रजासत्ताक दिवस आहे आणि भारतीय संविधानामध्ये कलम नंबर 19 तुम्हाला बोलण्याची आजादी देते, तुम्हाला स्वातंत्र्य देते। 7 प्रकारचं स्वातंत्र्य आहे, बोलण्याचं, संघटन निर्माण करण्याचं, संघटन बनवण्याचं, देशामध्ये कुठेही वास्तव करण्याचं, देशामध्ये कुठेही संचार करण्याचं, देशामध्ये कुठेही राहण्याचं, कोणताही बिझनेस करण्याचं, कोणता व्यवसाय करण्याचं,
जे आर्टिकल 19 तुम्हाला स्वातंत्र्य देत आहे त्या 19 नंबरचे उमेदवार शहारे उत्तम प्रकाश शंकर हे नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार आहेत। सर्व शिक्षक बांधवांना उमरखेड मधील विनंती करतोय, यांना प्रचंड असं बहुमताने विजय करा। गुलामाला नेता स्वीकारण्यापेक्षा सगळे अगदी कर्मठ कार्यकर्ते आहेत, इमानदार कार्यकर्ते आहेत, त्यामधले हे केडर बेस कार्यकर्ते आहेत। आपण यांना इलेक्शन 30 जानेवारीला इलेक्शन आहे, 19 नंबर सोमवारी बटन असणार। साथीनो हे ईव्हीएम नाही, या मतदार संघामधून विधानसभेमध्ये पाठवण्याची, विधान परिषदेत पाठवण्याची संधी आहे। ही संधी शिक्षकांनी दवडू नका आणि बॅलेट पेपरवरचं साथीयो 19 नंबरला त्यांचं नाव आहे, त्यांच्या समोरचं अगदी साथीयो बॅलेट पेपरवरती आपण त्यांना मत करून मोठ्या संख्येने त्यांना निवडून आणावं एवढीच विनंती या निमित्ताने करतोय। पुन्हा एकदा आपण सगळ्यांनी ऐकून घेतलं त्याबद्दल सर्वांचं मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। सर्वांना एक छोटीशी विनंती करणार आहे, जिथं आपण बसलेलं आहे त्यांनी सगळ्यांनी असं उभा जर राहिला तर एक शेवटचा फोटो उमरखेड मधला आपल्याला घेता येऊ शकतो, तर आम्हालाही कळेल की बाबांनो या गावामध्ये आम्ही आलो होतो आणि अविस्मरणीय हा फोटो राहणार आहे। आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहेब देशाचे नेते आहेत, मी महाराष्ट्रभर फिरत आहे आणि तुम्हाला आमचा मानस आहे की तुम्हालाही देशामध्ये घेऊन जायचं, पण माझी विनंती आहे खुर्चीवरनं 1 मिनिट बसण्यापेक्षा 1 मिनिट इथं या, आपण सगळ्यांनी उभा राहायचं।